17,000 फीट ऊंची पहाड़ी थी जिस पर ऑक्सीजन नहीं। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम कहते हैं और फौजी भाषा में उसको घातक प्लेटून कहते हैं। ऐसी टीम के पुनर्गठन में नए और पुराने जवानों का मिश्रण शुरू हुआ। तो नौजवान साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से होती है। मेरी कोई अलग से पहचान नहीं थी। जिस तरह से मैंने आपसे बताया, मेरी पहचान सिर्फ इतनी थी कि मैं 18 ग्रेनेडर फ्रॉ कंपनी नंबर 5 प्लाटून से नंबर 1 सेक्शन का एक नया जवान, इतनी पहचान। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रात और अवनेशन पहुंचाना, 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकल और मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनको इस कमांडो टीम घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और इस टीम को इस पहाड़ी पर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था। ये दूर तक देख सकता था। जब दूर तक देख सकता था तो ये दूर तक मार भी सकता था। और बहुत सारे लोगों की एक मानसिकता होती है और मानसिकता बन भी गई है, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो है। लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो हमें मरना नहीं था बल्कि दुश्मनों को मारना था। इसलिए रात का सहारा लिया। रात भर इस पहाड़ी पर चढ़ते थे, दिन भर बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पत्थरों में छिपे रहते थे, वहीं पर पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। जून और जुलाई का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां 25 साल पहले रात का टेम्परेचर -20 था। कल्पना कीजिए -20। जितना अभी आपसे वार्तालाप करते हुए समय हुआ है, इतनी देर अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता। हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके, चेहरे से टपकते हुए खून की परवाह न करते हुए इस पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और 2 रात और 1 दिन का संघर्ष करने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद वो कल की ही तो बात। 25 साल हो गए। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों की आहट हमारी आवाज से दुश्मन ने फायर खोल दिया और दुश्मन के दोनों तरफ से फायर खुलते ही हम 21 जवानों की टीम का रास्ता कटअप हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने फिर दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने पलक झपकते आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। जो आपको एक पीले कलर का तीर का निशान नजर आ रहा हो, इसकी जो अग्रिम भाग है वहां तक हम पहुंच गए। वहां से टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा था। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, 150 और हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, बिना रुके, धैर्य के साथ, साहस के साथ उनसे जा भिड़े और 5 घंटे तक उनसे लड़ते रहे। और कुछ देर के बाद ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं
तो हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है, यानी मरना सुनिश्चित हो गया। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को विजय तिलक लगा करके भेजती हैं और ये कहती हैं सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के अपने सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला है। और हमारी फौज के अंदर एक शब्द होता है एडवांस, दूसरा शब्द नहीं होता है। आगे ही बढ़ना है, भारत में बढ़ना है। और इतने तो समझदार, और इतने तो आप भी समझदार, आप भी ये जानते हैं जो इस धरती पर जीव पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है, लेकिन ऐसे नहीं मरना कायर, बुज़दिल और डरपोक की तरह नहीं। अगर मरना भी है, आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा ही नहीं, जिया नहीं है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही। मेरा साथी मेरे ठीक सामने बैठा, मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके। मैं उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं और फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई खून जाकर कैसे देख सकता है। एक ही पल के अंदर में दोनों साथी, एक साथी हमारी हेल्प के लिए ऊपर चढ़कर के हमारे नजदीक पहुंचा, तभी पाकिस्तानी आर्टिलरी का एक बम वहां पर गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट कर दूर जाकर के गिरती है। इन आंखों से देख रहा था, उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी और वो धड़ 2 कदम तक चला के जमीन पर। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर। जब जवानों की बॉडियों में गोलियां लगती थी तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, बगल वाले को मारा, सामने वाले। मैं इस तरह से पढ़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, मैं देख रहा था कि धुआं निकल रहा है, फिर उसने पैर में गोली मारी तो यहाँ से भी धुआं निकल रहा था। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि किसी को जिंदा ही नहीं। फिर तो उन्होंने ईमानवी क्रूरताओं का तांडव शुरू किया, हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत बिछत हो जाए, इनको कोई पहचान ना पाए। बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे और ये सब कुछ बड़ा सहता रहा और देखता रहा। बहुत देर ये तांडव चलने के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो और इनके हथियार उठा लो। जब हथियार वाली मेरे कानों तक आवाज पड़ी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना, एक ही अरदास करी कि मुझे सिर्फ इतना जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच सकूं और उनको सूचित कर सकूं ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। और ये साथियों सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्चे श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो हमारे साक्षात सामने आकर के खड़ी हो जाती है।
और आज इसका प्रमाण भी मैं आपको देकर के जाऊंगा। चुपचाप पड़ा, फिर दोबारा से वो गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब वो नजदीक आया तब अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों को काट करके क्यों ना ले जाए, मैं अब तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और आज उसी विश्वास की बदौलत आपके सामने खड़ा हूं। दोबारा से गोली मारते हुए फिर भी उसने मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। मैं देख रहा था कि 2 कदम वो चला, रुक गया। उसके रुकते ही मेरे मन में ख्याल आया कि शायद इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूं। अभी मन के अंदर ख्याल चल ही रहा था, तब तक तो वो वापस मुड़ा और मुड़ते उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी। तब लगा एक पल के लिए योगेंद्र अब नहीं बचेगा, लेकिन कहते हैं जाको राकेश साइयां मार सके और इस देश को भारत मां कहते हैं। कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारत के अपने बेटों की वीरता शौर्य पराक्रम बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा, तभी तो उसने जैसे सीने की तरफ गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई वो लगी। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा मैं तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। एकदम से मुझे चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा नहीं। एक मेरे पास हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था और मैंने हैंड ग्रेनेड की पेन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से फेंका। उस ग्रेनेड के हमले से उस पाकिस्तानी जवान का ये सर फटा और वो हमारे ऊपर आकर कैसे गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के दूसरे जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है और उन्होंने चारों तरफ गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। बस वही तो एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत उस पाकिस्तानी जवान के ऐसे दोनों हाथों से राइफल उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से ऐसे राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया और वहां से ऐसे फायरिंग किया। पल भर के अंदर 3-4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर तीसरे पत्थर से फायरिंग करता रहा। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी तो इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। ये बिल्कुल टूट करके लटक चुका था। हड्डियां आपस में टकराने लगी तो सहनीय पीड़ा हुई। ये बंद नहीं पा रहा था, इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और हिम्मत को बटोर करके खिसकता रेंगता फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक उन पाकिस्तानी जवानों के पीछे गया। और 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा था, उनके टेंट लगे हुए थे, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले गए। बहुत देर वहां पर पड़ा रहा, फिर मन के अंदर फिर पागलपन छाया। योगेंद्र तुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर हिम्मत बटोरी, फिर धीरे धीरे खिसकता रेंगता मैं वहां तक ही पहुंच पाया जहां पर मेरे साथी शहीद हुए। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, तो किसी के पूरे फेफड़े निकले थे बाहर।
चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी बिछत अवस्था में। और ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं कि इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है और पाकिस्तान किधर है। जिधर नजर उठती उधर बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बियाबान चारों तरफ सुनसान, अपने साथियों को गोद में रख करके रोता रहा। लेकिन उस समय तक भी हिम्मत नहीं हारी थी। आप हिम्मत हार जाते, आज आपका बिजनेस नहीं हुआ तो कल आप बिजनेस में नहीं जाते। वो टाइगर हिल है, वहां -20 डिग्री टेम्परेचर, वहां गोलियां चलानी पड़ रही है और यहाँ सिर्फ गोलियां चलानी है। गोली 28 मई का वो दिन, वो पल, वो घड़ी मुझे आज भी याद है कि शाम के वक्त ये 3 अटैकर हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए आए और तीनों ने फायर किया। ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर जैसे ही अपने देश की तरफ टर्न हुआ, पाकिस्तान ने अपनी गाइडेड मिसाइल से इस हेलीकॉप्टर को वहीं पर गिरा दिया। मैंने अपनी आंखों से बहुत नजदीक से इसको जलता हुआ गिरता हुआ देखा, जिसमें मां भारती का वो बेटा अजय आहूजा ये शहीद हुआ। ये मैंने बहुत करीब से देखा। इस पर लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते हमने भी 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में हिंदुस्तान की फौज ने इस सोलनिंग तोप के ऊपर विजय पताका फहराया। जीत के बाद जीत की खुशी होती है नहीं। अभी मैं इसलिए अजमेर में था, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, वहां एक प्रोफेसर ने सवाल जवाब किया। बोला सर सिविलियन और फौजी में सर एक फर्क जो मुझे नजर आता है कि सिविलियंस को कोई उपलब्धि या सफलता जब मिल जाती है तो वो 10 दिन तक कोई काम नहीं करता है। करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो पार्टियां करता है, सेलिब्रेशन करता है। और वैसा ही आपका भी हाल है। अगर आपने एक पहाड़ी पर 500 मीटर लुढ़कता हुआ नीचे आया, फिर अपने साथियों को सूचित किया, उसी सूचना के आधार के ऊपर, उसी खबरों की आधार के ऊपर दोबारा से प्लानिंग की और उसी प्लानिंग से दोबारा से हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युग टर्न था, सीज फायर हो गया और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आप मध्य प्रदेश के हैं, जानते हैं कारगिल के अंदर मध्य प्रदेश के कितने बेटों ने इस देश के लिए शहादत दी? नहीं जानते, क्योंकि इनका हमारे जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई संबंध नहीं है। हम इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। हम आपको ये तो मालूम होगा कि कितने क्रिकेटर कभी कितने कल मैच का कितने रन बनाए। आप ये जानते होंगे अगले महीने किस हीरो हीरोइन की फिल्म आने वाली है, लेकिन आज देश के उन लोगों को नहीं जानते जिनकी बदौलत आप घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं। नहीं जानते, कभी इस चीज के बारे में रिसर्च करने की आपने कोशिश ही नहीं करी। मैं भी 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया और अभी 3 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। इसलिए देश के कोने कोने में जाकर के आप जैसे युवाओं को एक सकारात्मक वे में मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस लड़ाई के दौरान मेरी बटालियन के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवानों ने शहादत दी। आप ये भी नहीं जानते होंगे
कि कारगिल के युद्ध में मां भारती के कितने बेटों ने शहादत दी। 535 सांस को कुर्बान होने से पहले पाकिस्तान के 6500 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। और जब उपलब्धि मिलती है, सफलता मिलती है, तो अवार्ड एंड ऑनर्स भी मिलते हैं। जिस तरह से आज बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनको अवार्ड एंड ऑनर्स दिए गए हैं और दिए जाए, तो हमारी बटालियन को भी बैटल ऑनर दोनों टाइगर हिल थिएटर ऑनर कारगिल के सम्मान से सम्मानित किया। बटालियन को 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 16 सेना मेडल और इन तमाम अवार्डों से अलंकृत किया गया। ये वो परमवीर चक्र मेडल है। ये वो मेडल, इसमें 4 निशान दिख रहे हैं। क्या है ये? त्रिशूल, ये वज्र का निशान है और वज्र इंद्र का हथियार है। कैसे बना है? दधीची की हड्डियों से बना है। तो ये राष्ट्र का सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार, इसमें भारत की सनातन संस्कृति, ये युद्ध के मैदान में उन्हीं सैनिकों को दिया जाता है जो वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। ये उन्हीं को दिया जाता है। और इस मेडल की महत्व के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते। आज देश के अंदर कितने जीवित हैं इस अवार्ड वाले? 3। इस मेडल को धारण करने वाला सैनिक भारत के राष्ट्रपति, भारत के तिरंगे और भारत के सुप्रीम जस्टिस को, उसको ही सलूट करता है। पूरा भारत इसको सलूट करता है। ये किसके बदले? ये लड़ाई के दौरान 2nd नंबर का दिए जाने वाला अवार्ड महावीर चक्र, ये 3rd नंबर का वीर चक्र, ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे जिनकी बदौलत, जिनकी रणनीति से हमने कारगिल के दौरान युद्ध लड़ा था। ये सेना मेडल और मां भारती के वो बेटे जिन्होंने अपने लहू की बूंदों को और जीवन की सांसों को इस राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए कुर्बान किया। ऐसे वीरों को सत सत नमन और वंदन। पूरा दुनिया कहती है, पूरी दुनिया कहती है भारत युवाओं का राष्ट्र है। सच में भारत युवाओं का राष्ट्र है। 65% भारत में युवा है, लेकिन दुर्भाग्य ये भी है इस 65% भारत के युवा में से 80% युवा को ये पता नहीं है सूरज कितने बजे निकलता है। जितना तपाओगे उतने ही आपके अंदर कौशलता आती चली जाएगी, उतने ही आपके अंदर स्किल आती चली जाएगी, उतने ही आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। तो वहां फौज की ट्रेनिंग इसलिए आपकी तख्त भट्टी है क्योंकि वो सिविलियंस बच्चे की भाव और भावनाओं को एक फौजी के रूप में परिवर्तित करती है। आग जलाती नहीं, पिघलाती नहीं। जितने हमने आभूषण और जितना हम बाहर चीज देख रहे हैं, ये सब आग में तप करके, पिघल करके दूसरे रूप में परिवर्तित हुई है। तो वहां 9 महीने तक इन सिविलियंस बच्चे को उस ट्रेनिंग की आग की भट्टी में तपाया, तब जाकर के इनके भाव और भावनाएं फौजी के रूप में परिवर्तित हुए। और फौजी राष्ट्र का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है जिसको पहन करके मैं पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। कश्मीर में आज एहसास होता है कि मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि हम इन आंखों से सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, लेकिन हमारा वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो परमात्मा हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पूरे जीवन के पथ को देख सकता है। उसको मालूम था इस धरा पर अभी एक बड़ा युद्ध होने वाला है, तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है।
उस धरा पर तो 1990 से आज तक हमारी भारतीय सेना उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंटों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई तो चली आ रही है। मुझे उस युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। जिस तरह से मैं आपसे अभी बात कर रहा था